वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में वो आता है जिस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, मतलब कि मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल में डालते हैं। जैसे कि पाषाण काल, ताम्रकाल, ये मैंने टॉपिक कवर कर दिया है पहली वीडियो में, ये वीडियो आप देख लेना। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिस काल में मनुष्य लिपि से तो परिचित था, यानी कि लिखना तो जानता था, पर जो उसने लिखा है वो हम पढ़ नहीं सकते, तो उसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल में डाला है। जैसे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता, इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य किसी न किसी लिपि से परिचित था, यानी कि वो लिखना जानता था, और जो उसने लिखा है वो हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल, महाजनपद, और भी हम पढ़ेंगे जो वंश हैं वो प्राचीन भारत में आता है। फिर जो मुगलों का वंश है ये सब मध्यकालीन भारत में आता है, आधुनिक भारत में आता है। मतलब कि जो उन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं। तो आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उस समय के जो मनुष्य थे वो किसी न किसी लिपि से परिचित थे, पर उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। वो हड़प्पा सिंधु सभ्यता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो यह सिंधु सभ्यता नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पर इसमें भी याद रखना, जो सर्वमान्य है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था, पर बाद में देखा गया कि जब बाद में खुदाई हुई तो जो इसके साक्ष्य हैं वो यमुना घाटी, गोदावरी घाटी, यानी कि अन्य नदियों की घाटियों पर भी मिला। इसीलिए बाद में जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता रखना इसका नाम सही नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा पे रख दिया, क्योंकि इसकी खुदाई में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी दिया हुआ है और हड़प्पा सभ्यता भी दिया हुआ है, जबकि ये सभी एक ही के नाम है, पर सबसे उचित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बता ही दिया क्यों, क्योंकि पहले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, पर जब इसके धीरे धीरे विस्तार हुआ और भी जगह पर खुदाई हुई तो पता चला कि जो इसका विस्तार है और भी नदी घाटियों पर मिला है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, पर सबसे उचित नाम है हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता लगाई गई तिथि कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास रहा है। यह सर्वमान्य तिथि है, और कई किताबों में ये जो तिथि है वो 2350 या 2400 ईसा पूर्व से बताई गई है, पर जो सर्वमान्य तिथि है ये 2500 ईसा पूर्व से ही है। याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो रहा था उस समय इसके समकालीन और भी सभ्यताएं चल रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी सभ्यताएं चल रही थी, पर बाकी की जो सभ्यताएं थी वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कैसे पता चली वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है, पर इतना आप याद रखिएगा कि यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। देखिए क्या हुआ था कि जहां पर इसकी खुदाई हुई थी ना हड़प्पा में, वहां पर पहले क्या हो रहा था, जब मतलब इसकी खुदाई नहीं शुरू हुई थी, वहां के जो लोग थे वो घर बनाने के लिए वहां से खुदाई करके जो ईंटें थी वहां की ईंटों से अपना घर बना रहे थे। तो जो चार्ल्स मैसन था इसको पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करके वहां से ईंटें निकल रही हैं और उसे अपने घर बना रहे हैं। तो जब इसको पता चला, पर इसने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इसको पता तो चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उस समय अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो बात वहीं पर खत्म हो गई। पर बाद में 1921 में देख रहे हैं आप, 1826 में चार्ल्स मैसन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 में जाकर तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, मतलब कि उस समय के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, अंग्रेजी होंगे क्योंकि भारत भी आजाद नहीं हुआ था, 1921 की बात है, तो जॉन मार्शल ने खुदाई करने का आदेश दिया। तो जॉन मार्शल को पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता बसी थी, तभी ये सब अवशेष मिल रहे हैं। तो जॉन मार्शल अधिकारी था, वो खुद तो खुदाई करेगा नहीं, तो उसने खुदाई करने के निर्देश किसको दिए? राय बहादुर दयाराम साहनी को। जो जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, खुद खुदाई तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने निर्देश दिए थे राय बहादुर दयाराम साहनी को
तो दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की और सबसे पहले हड़प्पा की खोज की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा शहर की बात हो रही है, तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक है, मतलब कि ये कहां तक सभ्यता फैली हुई थी। तो इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा पाई गई है मांडा में, जो कि जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो वह है दैमाबाद। दक्षिणी सीमा दैमाबाद तक फैली हुई है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी पूर्वी सीमा का विस्तार है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जिसे कहते हैं सुतका गैंडोर, वहां तक ये फैली हुई थी सभ्यता। ये एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तरी सीमा जो है मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद, दादा से रिलेट भी हो रहा है, दक्षिणी सीमा दा और दैमाबाद का दा। तो दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। ये याद रखेगा। आपसे ऐसे पूछा भी जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां तक फैली हुई थी, तो आपको ये याद होना चाहिए चारों चीजें। और ये जरूर याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता का आकार था, यानी कि जो इसका विस्तार था, तो अगर हम मैप में देखें तो जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था ये त्रिभुजाकार था। अगर हम सभी पॉइंट को आपस में मिलाए ना तो एक त्रिभुज बनता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो सिंधु सभ्यता का आकार है ये त्रिभुजाकार है। अब हम आगे देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था ये हम देख लेते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था ये मात्र सत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये मात्र देवी की पूजा करते थे। ये तो नहीं पता चला कि वो कौन सी देवी की पूजा करते थे, पर यह माना जाता है कि उनकी मातृ देवी थी। वो अपनी मातृ देवी की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। और जो वहाँ की मोहरें थी, मोहरों पर भी देवियों की तस्वीरें मिली हैं, आकृतियां मिली हैं। इसलिए माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी। याद रखेगा। और जो सिंधु सभ्यता का समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें कौन कौन वर्ग थे? एक था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। उसके बाद देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनका भोजन कैसे था। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि वो शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी शवाधान प्रणाली क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कौन कौन सा प्रकार था? पहला प्रकार था पूर्ण शवाधान, जिसमें वो क्या करते थे? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, जिसे कहा जाता था पूर्ण शवाधान। दूसरा था आंशिक शवाधान। तो आंशिक शवाधान में मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उसके बाद जो उसकी बाकी की हड्डियां बचती थी उसे दफना दिया जाता था। इसको कहा जाता था आंशिक शवाधान। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने अलग अलग किताबों से उठाए हैं। तो याद रखेगा, जो उनकी शवाधान प्रणाली थी ये 3 प्रकार की थी, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। तो आगे हम देखते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं ना, तो उसका हम नगर नियोजन देख लेते हैं कि क्यों उसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान बने थे उनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। ये जरूर याद रखेगा कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और सिंधु सभ्यता के जो मकान थे उनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता के जो मकान जितने भी बने हुए थे ना, उनके जितने भी दरवाजे थे वो बाहर की ओर सड़क पे नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर गलियों की ओर खुलते थे। और सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कितनी इसकी चौड़ाई है? तो लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये सड़क कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर